अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं शुएब इमाम और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम सीरीज़ का एक और खुसूसी इंटरव्यू। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान को बचपन में ही पोलियो ने अपना निशाना बनाया, मगर आपने अपनी जिस्मानी कमज़ोरी को अपनी जहनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। आज आप पिछले 15 सालों से HR में काम कर रहे हैं। आप एक बेहतरीन HR प्रोफेशनल्स हैं और कई कंपनीज़ को HR कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरम हसन रज़ा से। बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। हसन भाई, सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन होगा कि आप HR में आए कैसे? आज आपको मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में HR में काम करते हुए तकरीबन कोई 15 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। आप कई कंपनीज़ में आपका एक्सपीरियंस है। आप अगर ईलान की बात करें तो ईलान में भी आप काम करें, उस तरह आपने पेल में काम किया, इस तरह आपने बीस्ट्री में काम किया, आपने सुपीरियर में काम किया, आपने सर्विस शूज़ में काम किया। तो इतना ह्यूज आपका एक्सपीरियंस है और कई कंपनीज़ को आप कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं, लेकिन शुरुआत कैसे हुई? HR में कैसे आए और अब तक का सफ़र कैसा रहा आपका? अच्छा, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कासिम अली शाह फाउंडेशन का कि उन्होंने आज मौका दिया और मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज अपनी स्टोरी शेयर कर सकूँ। अच्छा शुएब, मेरी जो स्ट्रगल थी ना, वो स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी जब मैं 2 से 3 महीने का था। तो मुझे पोलियो हुआ था। तो मेरी तो ज़िंदगी की जो कहानी है वो तब से स्टार्ट हो चुकी हुई थी। उसके बाद खैर अल्लाह ताला ने करम किया, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो गई। एज़ फार एज़ माई करियर इज़ कंसर्न, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2005 में। अच्छा, 2005 में इतना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग नहीं था, एक्टिव नहीं था, और एकेडेमिया का और कॉर्पोरेट का जो गैप था ना वो काफ़ी ज़्यादा था। तो मुझे याद है कि जब मैंने अपना ये स्टार्ट किया तो मेरा एक दोस्त था, वो नेटवर्क इंजीनियर था एक लोकल कंपनी में। तो मैंने उसको कहा MBA फ़ौरन करने के बाद कि मुझे मेरे CVs के जो प्रिंट्स हैं ना वो 15 से 20 हार्ड फॉर्म में ना मुझे दे दो। तो उसने मुझे वो 15 CVs के जो प्रिंट्स थे वो दे दिए। मैंने क्या किया, मुझे याद है कि मेरा घर जो था ना समदाबाद में था मेरा घर, और इंडस्ट्रियल एरिया कोट लखपत में। मुझे किसी ने कहा वहाँ पर ना बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, तो आप अपने CVs के प्रिंट्स लेके ना वहाँ पर चले जाएं और वहाँ पर आप जाके ना प्रिंट्स दें। तो तब मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, तो 24 नंबर बस एक चलती थी। तो मैंने अपनी वालिदा से कहा कि मुझे जो है ना आप थोड़े पैसे दे दें। तो उन्होंने कहा क्या करने हैं? मैंने कहा मुझे चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे थोड़े पैसे दिए, मैंने वो पैसे पकड़े, 24 नंबर बस पे मैं अपने घर से बाहर बैठा। उसके बाद मैं हमदर्द चौक में उतरा। हमदर्द चौक से उतर के मेरे पास 15 CVs के प्रिंट्स थे। मैं हर फैक्ट्री में जाता, हर फैक्ट्री में जाके दरवाजे को नॉक करता और नॉक करके मैं ये कहता कि मैंने अभी रिसेंटली MBA किया है और अगर आपके पास कोई जॉब है, अपॉर्चुनिटी है तो मुझे बताएं। तो पहले दिन शुएब भाई 10 फैक्ट्रीज़ में मैं गया और मैंने अपने CVs हर जगह 10 फैक्ट्रीज़ में बांटे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे पोलियो भी है, तो मेरे लिए चलना ज़रा मुश्किल होता था उस टाइम पे। अभी भी थोड़ा सा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूविंग डे बाई डे। तो वो तकरीबन सुबह 10 बजे मैं स्टार्ट हुआ और 2 बजे तक मैंने जो CVs थे वो 10 फैक्ट्रीज़ में दे दिए हुए थे। उसके बाद मैं घर आ गया, 5 CVs मेरे पास बच चुके थे। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा कि मुझे ना और CVs के प्रिंट चाहिए। तो उसने कहा यार ज़रा थोड़े दिन ठहर जाओ, मैं तुम्हें दोबारा बना के देखूँगा और कोई अपॉर्चुनिटी आती तो फिर मैं तुम्हें दूँगा। खैर एनीवे, नेक्स्ट डे मैं फिर दोबारा गया और मैंने अपने जो 5 CVs थे, बाकी जो 5 मुझे जो नज़र आई, वहाँ पर मैंने जो फैक्ट्रीज थी वहाँ पर अपने CVs मैंने वहाँ पे दे दिए। थर्ड डे जब मैंने CVs ये 2 दिन मैंने एक्टिवेट कर ली, तो आप यकीन माने थर्ड डे मुझे एक जगह से इंटरव्यू की कॉल आ गई। मैंने 2 दिन की एक्टिविटी की। 2 दिन की एक्टिविटी मैंने ये की कि मैंने CVs के प्रिंट लेके, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ मुझे किसी ने कहा कि वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है और तुम वहाँ जाके अपने CVs के प्रिंट्स दे दो। अच्छा, जहाँ जहाँ मैं CVs ड्रॉप करता ना, मैं सिर्फ ये अल्लाह ताला से दुआ करता आसमान की तरफ देख के कि अल्लाह ताला तूने मेरे हक़ में बेहतर करना है।
और मेरा ये बिलीव था, स्ट्रॉन्ग था और अभी भी है। लोग जो कहते हैं ना कि जी रेफरेंस बड़ा काउंट करता है, मैं ये आज आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला से बड़ा रेफरेंस आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये जो फ्रेश ग्रेजुएट्स परेशान हो जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, अपने आप को डिप्रेशन का शिकार कर लेते हैं, एग्जाइटी में चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बंदों के पीछे भाग रहे होते हैं। देखिए, जिस ज़ात ने आपको नवाजना है, जिस ज़ात ने आपको देना है, जिस ज़ात ने आपका मुकद्दर लिख दिया है, जिस ज़ात ने आपका फ़ैसला कर दिया कि आपको उसने रिस्क देना ही देना है, तो आप उससे रब्ता करें। 2005 में मेरा ये बिलीव, स्ट्रॉन्ग बिलीव अभी भी है। हम 2005 में मेरा डेवलप हो चुका हुआ था कि अल्लाह ताला से बड़ा रेफरेंस इस दुनिया में कोई नहीं है। उसी ने जॉब दिलानी है और उसी ने ही आपके रिस्क का बंदोबस्त करना है। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जहाँ जहाँ जाता, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि अल्लाह ताला तूने मेरे हक़ में बेहतर करना है। तीसरे दिन मेरे पास इंटरव्यू की कॉल थी और मुझे जब जॉब मिल गई, मेरी सैलरी बड़ी कम थी 2005 में, बहुत कम सैलरी, एक जुराबे बनाने वाली फैक्ट्री थी सॉक्स, वहाँ पर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन उस रात को मैं सोया नहीं कि मैं इतना एक्साइटेड था। मैं सिर्फ ये सोच रहा था, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, मेरा कोई ताल्लुक अपर क्लास से नहीं है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो मैंने बहुत मेहनत की है, बड़ी स्ट्रगल की है अपने करियर में। मैं HR ऑफिसर से, ये जो आपको HR हेड या HR कंसल्टेंट का सफ़र नज़र आता है, इसके पीछे बड़ी स्ट्रगल है। बहुत सारे चीज़ों को सीखा है प्रैक्टिकली, अपने हाथों से किया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक पूरी स्ट्रगल है इसके पीछे। मैं आज आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। अभी रिसेंटली मैं ना लिंक्डइन बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो लिंक्डइन पे मुझे जो है अभी थोड़े दिन पहले एक साहब ने अप्रोच किया। तो वो एक सीजन प्रोफेशनल हैं। उन्होंने कहा कि जी कि हसन, मुझे ना नौकरी नहीं मिल रही। तो मैं, जब मेरे पे अच्छा वक्त था, तो वही लोग जो मेरे साथ खाने खाते थे, जो लोग मेरे साथ चाय पीते थे, जो मेरे साथ हंसते थे, आज मेरे पे बुरा वक्त आया है, वही लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाते, वही लोग मुझसे मिलते नहीं हैं, वही लोग मेरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो वो कहने लगे, यार मैं तो डिप्रेशन और एग्जाइटी में चला गया हूँ और घर के मामलात भी सही तरह से नहीं चल रहे हैं, तो तुम ना मुझे कुछ सजेस्ट करो। तो पहले तो मैंने पॉज लिया और फिर मैंने कहा कि यार ये इतने एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हैं और इनके साथ ये मामलात इस तरह से चल रहे हैं। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा आप वही गलती कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी बताओ मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा आप लोगों के पीछे भाग रहे हैं, आपने उस ज़ात से रब्ता करना है, अल्लाह ताला की ज़ात से रब्ता करना है। कहते जी वो कैसे? मैंने कहा जी 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक। आप इस तरह करके देखें क्या होता है। शेब भाई आप यकीन माने, 15 दिन के बाद, आफ्टर 15 डेज़ उनकी मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा जी कि एक कंपनी में एज ए HR कंसल्टेंट मेरी जॉब हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे ना थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा जी मुझे क्यों थैंक यू बोलना चाहते हैं? कहते अगर तू मुझे 15 दिन पहले ये ना कहता तो ना मैं तहज्जुद पढ़ता, ना मैं अपनी 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ता, ना मैं कुरान पाक पढ़ता और मैं इसी फ्रस्ट्रेशन में रहता। तो वो तूने मुझे बताया। मैंने कहा ये तो हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। और देखें, मैं फिर यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला से बड़ा रेफरेंस जो है ना, वो कोई नहीं है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। सर इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, कुछ HR के इश्यूज़ पे थोड़ा सा बात करते हैं। सर सबसे बड़ा इशू जो देखने में आता है वो रिक्रूटमेंट में देखने में आता है। अगर हम कहें तो अक्सर लोग गिला भी करते हैं कि जी रिक्रूटमेंट सही नहीं होती। जब बंदा ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको सही तरह से परखा नहीं गया होता। अक्सर होता ही है कि स्किल्स को देखा जाता है और स्किल्स अगर अच्छी होती हैं तो उनको हायर कर लिया जाता है और एटीट्यूड को जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन जब निकालने की बारी आती है तो कहा जाता है जिनके एटीट्यूड ठीक नहीं है, लेकिन जब चेक किया जा रहा था तो उनकी स्किल्स को चेक किया जा रहा था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर रिक्रूटमेंट के वक्त किस चीज़ को सबसे ज़्यादा जो है तवज्जो में लाना चाहिए या तवज्जो में देखना चाहिए, गौर करना चाहिए जिस पे? अच्छा, जब हम किसी भी बंदे को रिक्रूट करते हैं ना, तो एक सेट पैटर्न होता है, हम उस पैटर्न पे उसको वैल्यूएट करते हैं। अब यकीन माने 15 साल में मैंने बड़े इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं।
सम टाइम लोग बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं इंटरव्यूज़ में, उनकी अपीयरेंस बहुत अच्छी होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं जो देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि वो बंदा जिसको हम रख रहे हैं, क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कल्चरली फिट है या नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में एक कलबिया है कि हम बंदे को रख के काम डिसाइड करवाते हैं कि हमने उससे करवाना क्या है। हम पहले कोई उसका प्रॉपर जॉब एनालिसिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर आगे उस बंदे को रिटेन करने में मसला होता है। दूसरा, एक तो कल्चरली फिट होना ज़रूरी है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि जो हम एज ए HR प्रोफेशनल जो हमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, वो ये है कि हमें रेफरेंस चेक्स जो हैं वो ज़रूर देखना चाहिए कैंडिडेट का, कि उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, या फिर उसका रेफरेंस चेक में हमें प्रॉपर हमारा क्राइटेरिया है, हमें देखना चाहिए कि उसके कोई इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं रहे हों। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे जो है बेहतर तरीके से कैंडिडेट को इन करना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ पर मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा था, तो वहाँ पे ना लोग आ रहे थे और आके जो है ना वो कुछ अरसे के बाद ना लोग क्विट कर जाते थे और छोड़ जाते थे। टर्नओवर बहुत ज़्यादा था। टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा था, एट्रिशन उनकी बहुत ज़्यादा थी। तो जब हमने एनालिसिस किया तो हमने ना ये देखा कि ऐसे लोगों के लिए जो कैंडिडेट्स आ रहे थे, जो एम्प्लॉयज़ इन हो रहे थे, कोई प्रॉपर ओरिएंटेशन जो थी वो प्लान नहीं की जा रही थी। फिर उनके